आज का हमारा टॉपिक है संप्रभुता। लेकिन संप्रभुता से पहले मैं राज्य के तत्वों के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे संप्रभुता को समझने में आसानी होगी। राज्य, आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई। और जैसा कि माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में कोई एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि माना जाता है कि राज्य क्या है, पूर्व अवस्था में था। और जिस किसी व्यक्ति ने पहली बार कहीं ये कहा होगा कि यहाँ तक ये क्षेत्र मेरा है, या उसको घेर लिया होगा, उसी दिन राज्य की उत्पत्ति की शुरुआत हुई होगी। लेकिन राज्य के लिए क्या क्या तत्व होने जरूरी है, पहले थोड़ा उसको हम समझ लें। नंबर एक है जनसंख्या। किसी राज्य के लिए प्रमुख तत्वों में जनसंख्या बहुत जरूरी है। जनसंख्या का मतलब समाज। अगर समाज है, पर राज्य किसके लिए? समाज के लिए, जनसंख्या के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी अधिकारों के लिए। इन सभी चीजों को लेकर जनसंख्या का किसी राज्य के अंतर्गत होना बहुत जरूरी है। बीहड़ क्षेत्र को राज्य नहीं कहा जा सकता है। दूसरा है भौगोलिक क्षेत्र, यानी किसी राज्य के अंतर्गत उसका एक भूभाग होना चाहिए जिसमें ये जनसंख्या रहती है। और उस भूभाग के कारण क्या है, वो भूभाग में रहने, वो जो समाज है, जो जनसंख्या वो रहती है, उसके लिए क्या है, या उसको चलाने, या उसको विकास के लिए, उसकी नीति निर्धारण के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। और सरकार क्या करती है, उस जनसंख्या, उस क्षेत्र के आधार पे उनके संसाधनों का उपयोग करती है, उनकी विकास की नीतियां बनाती है, उन संसाधनों का उपयोग और उपभोग करते हैं, और उसी के आधार पर जनसंख्या का विकास भी होता है। लेकिन सरकार, भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या किसी राज्य के लिए ही, मतलब उसको राज्य ही नहीं माना जाए। अगर किसी राज्य में ये तीन तत्व हैं तो उसे राज्य नहीं माना जा सकता जब तक उसके पास सब संप्रभु सत्ता नहीं है, यानी सर्वोच्च शक्ति नहीं। सोवर्जिनिटी, सोवर्जिनिटी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है सुपर और एनस। सुपर का मतलब है सर्वोच्च और एनस का मतलब शक्ति, यानी संप्रभुता जो है उस सर्वोच्च शक्ति को माना जाता है, जिसके आगे राज्य की कोई अन्य शक्ति नहीं, वही सर्वमान्य और सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उसको माना जाता है। इसलिए संप्रभुता को क्या है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। तो राज्य के तत्वों को मतलब था कि इन सारी चीजों को पढ़ाने का मतलब मेरा था कि पहले राज्य के हम तत्वों को माने और उसमें संप्रभुता के महत्व को माने। जैसे कि मैंने कहा कि इन तीन तत्वों पर राज्य नहीं बनता जब तक उसकी संप्रभु सत्ता नहीं है। इसका मतलब है जैसे कि 1947 से पूर्व भारत क्या था, भारत के पास जनसंख्या भी थी, भौगोलिक क्षेत्र भी थी और सरकार भी था, लेकिन वो एक संप्रभुत्व राष्ट्र नहीं था। क्योंकि संप्रभुता, उसकी जो शक्ति थी वो ब्रिटेन के पास थी, और ब्रिटेन क्या है, अपने अनुसार उसको संचालित करता था। जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत तो नहीं चाहता था कि मैं दूसरे विश्व युद्ध में जाऊं, लेकिन क्योंकि सरकार की संप्रभुता किसके पास थी, ब्रिटेन के पास थी, उसने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। तो इस प्रकार जो संप्रभुता शक्ति है वो सबसे सर्वोच्च शक्ति है, उसी को सबसे बड़ी माना जाता है। इसका क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में अगर देखेंगे तो संप्रभुता शक्ति क्या, दो प्रकार से, उसके दो पक्ष हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कि जो राज्य के अंतर्गत लोग रह रहे हैं उन पे उस शक्ति का लाभ हो, यानी एक ऐसे राज्य के पास ऐसी शक्ति जो अपने नागरिकों को आदेश कर सकती है, आदेश दे सकती है, और उसी के अनुसार उनको कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, उस राज्य के पास एक ऐसी ताकत है जो उसको दंड दे सकती है, इसलिए क्या है, उसको वो कार्य करना ही पड़े। दूसरा है बाह्य शक्ति, ये बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता का मतलब है कि बाहरी जो हैं उनके साथ हम किस प्रकार से अपनी शक्ति का उपयोग कर, जैसे हमने विदेशों में विदेश नीति को बनाना है, ये अब समझौते करने, तो उसके लिए क्या है, बाह्य संप्रभुता है। और देश इतना संप्रभु है कि वो किसी के बहकाव में नहीं आता, किसी के दबाव में नहीं आता, और राज्य अपनी शक्ति का उपयोग करके जिस राज्य के साथ, जिस राष्ट्र के साथ चाहे संबंध बना सकता है, चाहे तो संबंध नहीं बना सकता, वो उसकी बाह्य संप्रभुता पर निर्भर करती है। अब क्या है, संप्रभुता के भी क्या है, दो रूप है, एक तो औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता, और दूसरी है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। अब आपने देखा होगा कि औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता का मतलब है कि नाम तो किसी का लिया जाता है और काम कोई दूसरा करता है। तो जैसे इंग्लैंड का राजा है, सम्राट है, उसको पास क्या है, औपचारिक जो संप्रभुता है वो उसको माना जाता है। लेकिन जो वास्तविक संप्रभुता वहां पर है वो सम्राट के पास नहीं, बल्कि उसके प्रधानमंत्री के पास है, उसके मंत्रिमंडल के पास है। तो इस रूप में अगर हम इसको देखते हैं तो ये जैसा भारत में भी है, राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति क्या है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास होता है। इसलिए क्या है
जो औपचारिक शक्ति है वो किसी के नाम से है और जो वास्तविक है वो किसी दूसरे के पास है। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता का मतलब है जो कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति है, जो विधि द्वारा वो है। तो जैसे इंग्लैंड की संसद है, इंग्लैंड की संसद को क्या है, विधि द्वारा मान्यता है और विधि द्वारा क्या है उसको है, इसलिए राजनीतिक संप्रभुता यानी इंग्लैंड की संसद जो मर्जी वो कर सकती है, बड़ा सा बड़ा कानून बना सकती है और छोटा सा छोटा कानून बना सकती है और उसको कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। देश में सर्वोच्च वहां की संसद है, इसलिए जो राजनीतिक रूप से विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति है वो इंग्लैंड की संसद के पास है। अब थोड़ा सा हम क्या है संप्रभुता के लक्षण देख लें कि संप्रभुता के लक्षण क्या, संप्रभुता क्या क्या है। क्या संप्रभुता में निरंकुशता है। निरंकुशता का मतलब आप समझ सकते हैं तानाशाह, यानी किसी राष्ट्र का जो शक्ति है, संप्रभुता है, वो अपने अधीन जितनी भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं उनको आदेश दे सकती है और उनको आदेश मानने के लिए बाध्य कर सकती है। उसको आदेश मानना होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। मौलिकता वो मूल रूप से राज्य के पास होती है, यानी मूल रूप से राज्य के पास क्या है संप्रभुता होती है और संप्रभुता के बल पर ही क्या है वो अपने देश के कार्यों को करता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा सरकार जो नियम बनाती, कानून बनाती है, वो आम जनता को उसको क्रियान्वित करने में मदद करनी चाहिए। उसको क्या है वो एक्सेप्ट करते हैं और जो इस तरह का नहीं करता उस पर कानून क्या है कार्रवाई करता है। सर्वव्यापकता, राज्य में वो सर्वव्यापकता है, समूह में है, लोगों में है, सबके पास है, लेकिन सबको उसी का अधीन कार्य करना पड़ेगा जो सरकार में है। अस्थायित्व यानी अस्थायी रूप से है, ये किसी से ये नहीं है कि कहीं से लाई गई, ये कहीं से चली गई, ये कहीं से आ गई, बल्कि क्या अस्थायी रूप से राज्य के पास वो पहले से मौजूद है। जैसे कहा भी गया है कि इंग्लैंड में कि राजा मृत है, राजा चिरायु है, यानी राजा का मतलब है जो कुर्सी पे बैठा है वो मर सकता है, लेकिन जो वास्तविक राजा जो शक्ति है वो जो संप्रभुता है वो वहीं रहेगी, वो कहीं नहीं जा सकती। ये अब पृथक करने का, उसे पृथक भी नहीं किया जा सकता, उसे राज्य से अलग नहीं किया जाए। पृथककरण का मतलब है कि राज्य को नष्ट करना, यानी अब अगला है अविभाज्यता, उसका विभाजन भी नहीं किया जा सकता, जहां भी जाएगा पूरा जाएगा। यानी अगर किसी विजित राज्य ने किसी राज्य को विजय प्राप्त कर ली तो सारी शक्ति क्या है संप्रभुता क्या है विजित राज्य के पास चली जाएगी, न कि ऐसा है कि आधा उसके पास और आधा उसके पास, ऐसा विभाजन उसका नहीं हो सकता। ये क्या है उसके लक्षण है। अब हम थोड़ा सा अगर हम आगे चलकर देखें तो संप्रभुता में क्या है एकलवादी संप्रभुता है और बहुलवादी संप्रभुता। अब एकलवादी संप्रभुता में अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है कानूनी संप्रभुता, जो किस कानूनी संप्रभुता है वो एकलवादी। अब एकलवादी का थोड़ा सा अगर हम उदाहरण अगर समझ लें तो एकलवादी का मतलब किसी एक व्यक्ति के पास, और एक जैसा मतलब एक परिवार है और परिवार में जो परिवार का मुखिया होता है वो कोई भी चीज अगर किसी भी चीज के लिए कोई फैसला ले लेता है तो हम सभी को मान्य होता है, उसमें किसी एक को ऐसा नहीं कि मान्य नहीं, उस एक व्यक्ति के कहने पे सब कुछ मान्य होता है। तो कहने का मतलब है कि एकल संप्रभुता मतलब एक व्यक्ति के पास, उसमें क्या है कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता क्या है जो कार्यपालिका है वो कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है, इसलिए कानूनी संप्रभुता एकलवादी संप्रभुता का एक लक्षण है। जिसके जो जनक हैं वो जीन बोना है और उसके जो समर्थक हैं वो हैं हाब्स, ऑस्टिन और बेंथम आदि उसके समर्थक है, जिन्होंने कहा है एकलवादी संप्रभुता की बात की। दूसरा इसका दूसरा वो है राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता का मतलब है संसद। आपने मैंने अभी यहाँ पे कहा था कि वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता इंग्लैंड की संसद है, यानी जो राजनीतिक संप्रभुता है उस किसी देश के संसद के पास है और संसद जो है जो कानून बना लेती है, जो कार्य करवा देती है, वो अन्य सभी लोगों को मानना पड़ता है। इसके समर्थक है लॉक, डाइसी, गिलक्रिस्ट, गार्नर और लेका आदि, इनके जो समर्थन करते हैं। और अगला है लोकप्रिय संप्रभुता जो जनता के पास होता है। आपने देखा होगा कि लोक ये विशेषकर लोकतंत्र में सारी सत्ता जो है किसके पास होती है जनता के पास होती है। जनता जब चाहे क्या है आपने देखा होगा कि 5 साल बाद जनता चाहती है सरकार को बदल देती है, इसलिए जो अंतिम जो संप्रभुता होता है वो जनता के पास होती है। जो उसका मुखिया होता है राज्य का या राष्ट्र का मुखिया होता है वो क्या करता है वो हमेशा ये करता है कि जनता की भावनाओं को देखते हुए ये कानून बनाता है। ये नहीं कि मेरे पास संप्रभुता है तो मैं जनता के साथ जैसा मर्जी वैसा ब्याह करूं, या जनता के पास यानी उसे लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। इसमें एल्मिजियस जो जनक है इसके, मार्सिलियो रूसो इसका समर्थक करते हैं जो इसको। और अब आई बहुलवादी संप्रभुता, इसके जो समर्थक है मैटलैंड है, जनक है लास्की, मैकाइबर, हेनरी में। बहुलवादी का मतलब है कि किसी भी
संप्रभुता का बहुत सारे समूह में होना। जैसे 2 मिनट के लिए हम कह देते हैं कि एक परिवार में 10 सदस्य हैं, तो 10 सदस्य मिल बैठ के किसी फैसले को करते हैं और जो 10 सदस्य वो कर देते हैं, फैसला ले देते हैं, वही सबको मानना। यानी बहुल का मतलब है बहुतों के पास संप्रभुता का होना। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो संप्रभुता क्या है, किसी भी राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण ताकत है, जिसके बिना किसी राष्ट्र को राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। यानी संप्रभुता जो है किसी राष्ट्र की वो शक्ति है जो अपने फैसले स्वयं करती है, जिसपे किसी बाहरी देश का दबाव नहीं हो सकता या बाहरी देश उसको किसी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। ये सारा संप्रभुता है।